Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of February 2024. 22 फरवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले आज के फ्रंट पेज के साथ। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। दैट इज द लीस्ट यू कैन डू फॉर अस। एंड जिन लोग को लगता है कि उनका करंट अफेयर्स वीक है फॉर 2024 यूपीएससी, या उनका सीसैट वीक है 2024 यूपीएससी के लिए, तो हमने कोर्स स्टार्ट किए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में उनकी लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कोर्स के बारे में, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्रंट पेज की बड़ी खबर के साथ, जो कि है इंडिया में रायसीना डायलॉग जो है स्टार्ट हो चुके हैं। रायसीना डायलॉग जो होते हैं, ऑब्वियसली बात है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो दो बॉडीज इसमें याद रखनी है। एक आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो हमारे भारत की मिनिस्ट्री है। दूसरी है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक थिंक टैंक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ओआरएफ फाउंडेशन बोलते हैं। तो इन दोनों ने दो मिलकर के इसको स्टार्ट करते हैं रायसीना डायलॉग को, याद रखिएगा। दिस इज द थिंग व्हिच यू कैन रिमेंबर। अब यहाँ पे इस बार ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था फॉर इनॉग्रेशन ऑफ दिस। तो पीएम जो है ग्रीस के, उन्होंने बस आके ये कहा कि आईएमईसी कॉरिडोर जो है, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उसको हम कंटिन्यू करें, उसको रोके ना उस काम को, जस्ट बिकॉज देयर इज अ गाजा वॉर। तो दिक्कत क्या है कि गाजा वॉर के कारण क्या हो रहा है कि ये चीजें डिले हो रही हैं। बट ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि वी शुड कीप अहेड, वी शुड मूव अहेड विद दिस, ठीक है ना। अब बात यहाँ पे हमको क्या सीखनी है, आईएमईसी के बारे में सीखना है डेफिनेटली। तो लेट्स मूव एंड थोड़ा वेबसाइट वाले पार्ट पे हम आते हैं, आईएमईसी के बारे में देखते हैं जो नोट्स मैंने लिख दिए हैं। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये। आईएमईसी प्रोजेक्ट में बेसिकली इंक्लूड होता है यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड द यूएस। स्टार्ट इन्हीं कंट्रीज के थ्रू हुआ था, याद रखिएगा, इन्हीं कंट्रीज के थ्रू स्टार्ट हुआ था। एंड द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू इनेबल ग्रेटर ट्रेड अमंग द इन्वॉल्व्ड कंट्रीज, है ना। ट्रेड जो है कंट्रीज के बीच में और ज्यादा इंप्रूव करना। इनिशियली यही कंट्रीज याद रखिएगा, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड यूएस, ठीक है ना। नाउ दिस प्रोजेक्ट इज एमिंग, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। इसमें दो चीजें हैं, एक तो ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करेगा इंडिया टू द गल्फ रीजन, एंड दूसरा नदर्न कॉरिडोर है विच विल कनेक्ट गल्फ रीजन टू यूरोप, ठीक है ना। तो ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर जो रहेगा वो इंडिया को गल्फ रीजन से जोड़ेगा, एंड नदर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर जो रहेगा वो गल्फ रीजन को यूरोप से जोड़ेगा, ठीक है ना। इसमें एक रेलवे रूट रहेगा, एक शिप रेल ट्रांजिट नेटवर्क रहेगा, एक ट्रांसपोर्ट रूट रहेगा, है ना, एक रेल लिंक रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी केबल, देन हाइड्रोजन पाइपलाइन एंड हाई स्पीड डेटा केबल। तो ऑल दीज विल बी द पार्ट ऑफ दिस, है ना। रेल लिंक भी है, शिप रेल ट्रांजिट भी है, इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन, हाई स्पीड डेटा केबल, ये सब चीज इसका पार्ट रहेगा, ठीक है ना। रूट में अगर हम बात करें तो इंडिया के वेस्ट कोस्ट, जैसे वेस्ट कोस्ट वाला जो पार्ट है, इधर आपका नहावा शेवा और ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से फिर यूएई, यूएई से फिर सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन, जॉर्डन के बाद इजराइल, इजराइल में हैफा पोर्ट जो है अडानी उसको चलाते हैं, तो इजराइल का हैफा पोर्ट भी याद रखिएगा, दैट विल आल्सो बी पार्ट। इसके अलावा ग्रीस में पिरायस पोर्ट जो है वहां पे ये पहुंचेगा, ग्रीस के पिरायस पोर्ट पे, ठीक है ना। एंड उसके बाद फिर इट विल ओपन द कॉरिडोर टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप। तो फिर ग्रीस का पिरायस पोर्ट है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द यूरोप। ये दोनों चीजें याद रखना, क्योंकि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने इसलिए उसके पोर्ट का नाम अलग से भी लिखा है, ग्रीस का पिरायस पोर्ट। एंड इट विल in the coming times it will be a major medium of economic integration between India, West Asia and the Europe। तो इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप को जोड़ने का बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा। द रेल एंड द शिपिंग कॉरिडोर इज अ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप, है ना। तो याद रखिएगा, जो रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर है वो पार्ट है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, G7। इसीलिए हमने वहां पे ऊपर इटली और यूएसए भी देखा है, क्योंकि पीजीआईआई यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक G7 का इनिशिएटिव है, उसमें रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर भी इसका पार्ट रहेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आईएमईसी कॉरिडोर, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंडिया का को पूरा वेस्ट एशिया से, फिर वेस्ट एशिया को यूरोप से जोड़ना मेन एम है उसका, और उसमें ये सारी चीजें जो अपन ने बात की वो चीज थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं फ्रंट पेज की ही दूसरी खबर के साथ।
अब फ्रंट पेज की जो दूसरी खबर इंपॉर्टेंट न्यूज में आई है वो है 100% FDI इन द स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर में FDI चेंज किया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चेंज किया गया है, लेट मी टेल यू द लिमिट्स। लिमिट्स अब 100% हो गई है, लेकिन उनको 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है। अच्छा, एक चीज तो आपको पता होगा कि जो FDI होता है, FDI में 2 रूट रहते हैं। एक तो रहता है ऑटोमेटिक रूट, जिसमें मतलब आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती गवर्नमेंट की, और उसके बाद रहता है गवर्नमेंट रूट, जिसमें आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 तरीके से ब्रेक किया है, जो 3 अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है इस बार स्पेस पॉलिसी में जो FDI है। तो देखो, पहला है 74% ऑटोमेटिक रूट में क्या क्या चीजें रहेंगी। तो सैटेलाइट की जो मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन है, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स हैं एंड ग्राउंड सेगमेंट्स, यूजर सेगमेंट जो है, यहाँ पे 74% FDI जो रहेगा वो ऑटोमेटिक रूट से रहेगा, मतलब गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं लगेगा। 74 के बाद 100 तक हो सकता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन आफ्टर 74 इट इज गवर्नमेंट रूट, गवर्नमेंट से अप्रूवल, ठीक है। फिर जो लॉन्च व्हीकल वाला पोर्शन है, जैसे PSLV GSLV वाला पार्ट है, एसोसिएटेड सिस्टम सब सिस्टम जो लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड है, वहां पे 49% ऑटोमेटिक रूट है और रेस्ट आपका गवर्नमेंट रूट रहेगा, याद रखिएगा। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट सब सिस्टम्स, सिस्टम्स फॉर सैटेलाइट ग्राउंड सेगमेंट यूजर सेगमेंट जो है, ये देखो ऊपर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ग्राउंड सेगमेंट था, कंफ्यूज मत होना। अगर सैटेलाइट का मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन और ये सब करना है तो वो 74% में आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो यहाँ पे तीसरा पार्ट है, अगर आप केवल कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ऊपर सैटेलाइट की आपने मैन्युफैक्चरिंग की है, नीचे सैटेलाइट्स के कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सैटेलाइट से कंपोनेंट्स की अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो 100% आपका ऑटोमेटिक रूट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंशिएशन कर लेना। सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हो तो 100% 74% ऑटोमेटिक रूट है, ठीक है ना। अगर देखो नीचे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड सिस्टम सब सिस्टम्स फॉर सैटेलाइट अगर आप कर रहे हो तो फिर दैट इज 100% ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशिएशन याद रखना। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि कौन कौन से सेक्टर्स में FDI अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है मैंने, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए कि FDI कौन कौन से सेगमेंट्स में प्रोहिबिटेड है। तो सबसे पहला याद रखिएगा कि लॉटरी बिजनेस जो है, जिसमें गवर्नमेंट या प्राइवेट लॉटरी या ऑनलाइन लॉटरी कुछ भी है ना। तो लेट मी राइट इट डाउन, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं। तो जैसे एक 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 हो गया कि लॉटरी सिस्टम जो है दैट इज प्रोहिबिटेड, लॉटरी सिस्टम जो है वहां पे प्रोहिबिटेड है। देन गैम्बलिंग एंड बेटिंग, गैम्बलिंग लिख लीजिए आप लोग, मैंने लिखते जा रहा हूं, मेरे को याद है, मैं बताता हूं। गैम्बलिंग एंड बेटिंग, यहां पे भी FDI नहीं अलाउड है। देन चिट फंड्स, चिट फंड जो कंपनी होती है ना, वहां पे भी FDI अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। देन निधि कंपनीज, है ना, निधि एक तरीके से फंड कंपनीज ही होती हैं, तो चिट फंड निधि कंपनीज, देयर FDI इज नॉट अलाउड। देन इसके अलावा एक आपका TDR कहलाता है ना, कि ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स वहां पे भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा सिगार और सिगारिलोज, सिगरेट्स, टोबैको, टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, यहाँ पे FDI अलाउड नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, इसमें अलाउड नहीं है। दैट इज अगेन नथिंग विच यू कैन रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ये सारे सेक्टर्स याद रखना, यहाँ पे FDI अलाउड नहीं है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आइटम एज वेल। अगली न्यूज की तरफ मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक और न्यूज है, इसरो ने टेस्ट कर लिए हैं एंड नाउ द CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इज ह्यूमन रेटेड फॉर गगनयान मिशन। तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन जो है ये फाइनल स्टेज है, अपने जो हमारा जो LMV-3 रहेगा, जिसका लॉन्च व्हीकल जो यूज किया जाएगा फॉर द गगनयान मिशन, LVM-3, सॉरी, LVM-3 लॉन्च व्हीकल जो LVM-3 यूज किया जाएगा गगनयान मिशन के लिए, उसको ह्यूमन रेटेड कर दिया गया है, यानी कि द क्रायोजेनिक इंजन हैज बीन टेस्टेड ह्यूमन रेटेड फॉर दैट। अब आपके दिमाग में आएगा सर ह्यूमन रेटेड क्या होता है, तो लेट्स सी दैट, वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे बड़े अच्छे ढंग से। तो सबसे पहले हम देखते हैं हुआ क्या। तो हुआ ये, इसरो ने यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव किया है एक माइलस्टोन, जिसमें उन्होंने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की रिलायबिलिटी को और
रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि द फाइनल स्टेज ऑफ दिस LVM-3 लॉन्च व्हीकल विल बी यूज्ड इन द गगनयान मिशन इज ह्यूमन रेटेड। अब ह्यूमन रेटिंग का मतलब क्या होता है? देखो ह्यूमन रेटिंग का मतलब भी लिखा है मैंने। तो ह्यूमन रेटिंग का मतलब होता है इट मेकिंग श्योर दैट अ पीस ऑफ स्पेस इक्विपमेंट, इन दिस केस द C-20 क्रायोजेनिक इंजन, इज सेफ एंड रिलायबल फॉर कैरिंग ह्यूमन बींग्स इनटू द स्पेस। मतलब कि ह्यूमन रेटिंग का मतलब होता है कि आपका जो ये इक्विपमेंट है, जैसे इस केस में क्रायोजेनिक इंजन की हम बात कर रहे हैं तो हम क्रायोजेनिक इंजन की बात कर लेते हैं। तो आपका जो क्रायोजेनिक इंजन है, इट इज सेफ फॉर कैरिंग ह्यूमन बींग्स इनटू द स्पेस। इट इज सेफ फॉर कैरिंग ह्यूमन बींग्स इनटू द स्पेस। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट किए गए? तो टेस्ट जैसे यहाँ पे देखो लाइफ डिमॉन्स्ट्रेशन टेस्ट होता है, एंड्योरेंस टेस्ट होता है ना, एंड फिर उसके बाद उसका परफॉर्मेंस असेसमेंट किया जाता है कि किस तरीके से इंजन काम कर रहा है। ठीक है। अब ये क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है? तो क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक फ्यूल्स पे बेस्ड होता है, जहां पे वेरी लो टेम्परेचर यानी कि -150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम, 238 -238 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम टेम्परेचर पे रखा जाता है फ्यूल्स को। और क्यों रखा जाता है फ्यूल्स को इतने कम टेम्परेचर में? टू मेंटेन देयर प्रॉपर्टीज, है ना, फॉर द यूज इन रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम। तो रॉकेट प्रोपल्शन में उनकी प्रॉपर्टीज बनी रहे, इस कारण से उनको इतने कम टेम्परेचर में रखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि दो तरीके के फ्यूल हो सकते हैं, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन होता है, लिक्विड हाइड्रोजन होता है। तो लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है वो -183 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखेगा, इट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट अ टेम्परेचर ऑफ -183 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये टेम्परेचर लिक्विड ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस पे होता है। लॉक्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। रॉकेट प्रोपल्शन में इसको यूज किया जाता है। दूसरा है लिक्विड हाइड्रोजन भी यूज होता है, जो कि -253 डिग्री सेल्सियस पे यूज होता है, -253 डिग्री सेल्सियस में। कई लोग लिक्विड नाइट्रोजन भी यूज कर सकते हैं, बट दैट उसका इतना ज्यादा फिजिबिलिटी नहीं रहता। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ से आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं, जो वेबसाइट है हमारी वहां से पढ़ सकते हैं। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है फली सैम नरीमन, हु advocated for the independent judiciary and he was a former additional solicitor general, है ना। तो याद रखिएगा he has died and he has a very important role to play in the judicial arena, है ना। तो let's pay a tribute to him। यहाँ पे मूव करते हैं, हाउ स्पेस एक्स बिकेम इंडोनेशियाज लॉन्चर ऑफ चॉइस। यहाँ पे बात चल रही है कि किस तरीके से स्पेस एक्स का जो फैल्कन 9 रॉकेट है वो किस तरीके से मतलब इंडोनेशिया के लिए लिफ्ट ऑफ व्हीकल बनता जा रहा है ना। तो दिक्कत यह कि क्यों इंडोनेशिया ने इसको चुना, मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि 2020 में इंडोनेशिया का एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था नुसंतारा 2 सैटेलाइट। इसमें $220 मिलियन खर्च किए थे उन्होंने नुसंतारा सैटेलाइट को, जो कि इंडोनेशिया की थी, और वो फेल हो गया। तो चाइनीज वर एक्चुअली फेल्ड इन दैट, है ना। तो उनका बहुत पैसा डूब गया। तो इसके बाद फिर ये स्पेसएक्स की तरफ गए और नुसंतारा 2 जो था, अगेन दे लॉन्च दिस सैटेलाइट, अवॉर्डेड दिस सैटेलाइट टू द स्पेसएक्स। एंड उसके बाद से स्पेसएक्स ने 2 सैटेलाइट ऑलरेडी हैंडल किए हुए हैं आपके ये इंडोनेशिया वाले पार्ट के, एंड अभी और ज्यादा इनके बीच में वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका एक केप कनावरल जो फ्लोरिडा है, कैनेडी स्पेस सेंटर, वहां से स्पेस लॉन्च किया था स्पेसएक्स ने। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। एडिटोरियल में आज हम बहुत सारे एडिटोरियल देखेंगे वैसे, क्योंकि आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस के भी एडिटोरियल्स उठाए हैं, है ना। तो एक दो वो भी अपन देखेंगे। यहाँ पे जो एडिटोरियल हम देखेंगे वो है एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। दिस एडिटोरियल वेरी इंपॉर्टेंट केस रिसेंटली, तो उसके बारे में है। तो लेट्स सी दैट। मैंने लिख दिया इसको, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 4 एडिटोरियल मैंने लिखे हैं। एक हम एडिटोरियल देखेंगे पहले, एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। नाउ दिस एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इज बेसिकली अ केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस एक्स लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन। तो सेलिना जॉन लेफ्टिनेंट थे, इनका केस हुआ यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, जिनमें इनको सेलिना जॉन को रिमूव कर दिया गया था जॉब से ऑन बीइंग फीमेल, है ना। तो जो लॉ बनाए गए थे वो ऐसे बनाए गए थे कि केवल वो फीमेल्स पे अप्लाइड होते हैं, मैरिड फीमेल्स पे। तो दैट वाज द केस। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो है वो ये कही है, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है कि इंडिया के जो आउटडेटेड पैट्रियार्कल रूल्स है दैट पीनलाइजेस वुमेन एम्प्लॉइज फॉर गेटिंग मैरिड। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यू शुड चेंज दीज आउटडेटेड एंड पेट्रियार्कल रूल्स दैट पीनलाइज women employees for getting married, and such rules were deemed unconstitutional as they contribute to gender discrimination and inequality. केस में सलीना जॉन was a former officer in military nursing services who was discharged in 1988 for getting married. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है सलीना जॉन का, फॉर्मर ऑफिसर इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज who was discharged in 1988 for getting married. अब कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन क्या रखा? कोर्ट ने कहा कि टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन मैरिज इज अ फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. इफ यू आर टर्मिनेटिंग द एम्प्लॉयमेंट बेस्ड अपॉन मैरिज, देन दिस इज अ फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है ना, एंड इट अंडरमाइंस ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट टू फेयर ट्रीटमेंट. ऑल दिस थिंग्स आर देयर. इसके अलावा इन्होंने 60 लाख रुपए पे करने के लिए भी कहा है. इसके अलावा मिलिट्री सर्विस इन जेंडर पैरिटी की बात की तो ऑथर ने, द कोर्ट हैज नोटेड द रूल्स अगेंस्ट मैरिज अप्लाइड ओनली टू वुमेन नर्सिंग ऑफिसर्स. उन्होंने कहा भाई विमेन नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए ही क्यों आपने रूल बनाया मैरिज वाला, है ना. तो जेंडर डिस्पैरिटी हो गई एक तरीके से मिलिट्री के अंदर, ये तो इसको हटाने के लिए बोला. देन इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि कोर्ट ने ये भी कहा कि सिविलियन वर्कफोर्स में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सब कुछ सही हो रहा है. आज भी बहुत जगहों पे ये देखा जाता है इंटरव्यू लेते समय, जॉब इंटरव्यू के समय, कि भैया मैरिज या मदरहुड का क्या स्टेटस है, उसके बाद उनको जॉब दिया जाता है. ये देखा जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे छुट्टी और ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं. इसके अलावा यूएन जेंडर स्नैपशॉट 2023 जो है वो भी यही बोलता है कि भैया जेंडर पैरिटी की हालत बहुत खराब चल रही है पूरे वर्ल्ड में, है ना. तो पूरे वर्ल्ड का ही यही हाल है, इंडिया बस का नहीं है ना. तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एडिटोरियल. काफी अच्छा एडिटोरियल था. अच्छा, अब एक दो एडिटोरियल जो उसमें नहीं है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. वो है व्हाई आर इंडियंस फॉलिंग इल सो फ्रीक्वेंटली. ये इंडियन एक्सप्रेस से मैंने उठाया है. उसमें एक्चुअली आया है कि फ्लू केसेस जो इंडिया में है, H1N1 जो टाइप ए है, एंड जो आपका H3N2 है, ठीक है ना, AH3N2 और AH1N1. तो ये दोनों जो टाइप के आपके इन्फ्लुएंजाज हैं, दे आर वेरी वाइड स्प्रेड, ठीक है ना. एंड ये WHO ने का रिकमेंडेशन भी दिया है कि भैया यू शुड गेट इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीनेशन होता है, यू शुड गेट वैक्सीनेटेड फॉर दैट, है ना, स्पेशली द सदर्न हेमिस्फीयर वाला पोर्शन. तो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा के कुछ पहले सिम्टम्स लिखे हैं कि फीवर होगा, कफ होगा, हेडेक होगा, मसल एक होगा, सोर थ्रोट होगा, रनी नोज होगा, एंड दिस कैन बी सीवियर एंड लास्ट अप टू 2 वीक्स. इसके अलावा कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे कि एल्डरली, प्रेग्नेंट वुमेन, पीपल विद क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन, चिल्ड्रन अंडर 5, है ना. तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. देन ट्रांसमिशन की बात की जा रही तो हाईली कंटेजियस है ये, एंड जो स्प्रेड होता है कफ एंड स्नीज के थ्रू होता है. कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो निमोनिया हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, इवन डेथ रिस्क रहता है. टेस्टिंग की बात करनी है तो ऑथर ने कहा है कि भैया गेट टेस्टेड फॉर बोथ फ्लू एंड कोविड-19. अगर सिम्टम्स है तो कोविड का भी टेस्ट करा लेना, है ना. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्टिव वेज टू प्रिवेंट फ्लू इज द वैक्सीनेशन. इसलिए बच्चों में वैक्सीनेशन की जरूरत है. हाइजीन में क्या करने की जरूरत है तो वॉश हैंड्स ऑफन, एंड जब भी कफ या स्नीज हो रहा हो तो उसमें भैया हाथ लगा लो, एंड स्टे, ये दैट इज द थिंग. अब ऑथर ने इसके बाद इन इस फ्लू का और इन सब बीमारियों का इंपैक्ट बताया कि भैया एपिडेमिक्स जो होते हैं दे कैन रिजल्ट इन हाई लेवल ऑफ वर्कर्स और स्कूल एब्सेंटिज्म. तो वर्कर और स्कूल एब्सेंटिज्म होता है, इसके कारण प्रोडक्टिविटी लॉस होता है. देन क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स जो रहते हैं दे आर ओवरवेल्म्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ पीक इलनेसेस, है ना. तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. तो की टेकअवेज ऑथर ने क्या सोल्यूशन दिए कि भैया कि सबसे पहली बात तो हाई रिस्क ग्रुप्स जो हैं उनके लिए और ज्यादा सीरियस है ये इलनेस, तो वहां पे स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है. अगर मतलब यू शुड गेट वैक्सीनेटेड इफ यू आर इन अ हाई रिस्क ग्रुप. देन हाइजीन, गुड हाइजीन आप जरूर फॉलो करें टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द फ्लू. एंड अगर आप चाहें तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को और एक्सपैंड कर सकते हो टू इंक्लूड द फ्लू वैक्सीन फॉर मोर पीपल, है ना. तो यूआईपी को और एक्सपैंड करते हुए आप उसमें फ्लू वैक्सीन फॉर मोर पीपल यू कैन डू दैट. तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे तीसरा एडिटोरियल जो है वो है फाइनेंशियल डिवोल्यूशन अमंग द स्टेट्स, ठीक है ना. ये फाइनेंशियल डिवोल्यूशन अमंग द स्टेट्स, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन अमंग द स्टेट्स. अब देखो यहाँ पे पहले इशू क्या है. इशू क्या है कि ऑपोजिशन वाले जो स्टेट्स है ना, मतलब कि जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, उनका ये कहना है कि दे आर नॉट गेटिंग द फेयर शेयर ऑफ टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब उनका ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको फेयर शेयर ऑफ रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, ठीक है. तो की कंसर्न्स क्या क्या है स्टेट्स के. पहला है लिमिटेड शेयर. तो स्टेट्स का कहना है कि भैया उनको केवल 41%
41% मिलता है। जो 15th फाइनेंस कमीशन थी उसने 41% कहा था और 1% जम्मू कश्मीर का अलग से कहा था, तो वो मिलाकर के 42 ही हो जाता है। लेकिन स्टेट्स आर सेइंग दैट दे आर रिसीविंग ओनली 41% ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, ठीक है ना। एंड दिस डज नॉट इंक्लूड द सेस एंड सरचार्ज, है ना। सेस और सरचार्ज लगभग 23% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू है और इनमें से 1 रुपया भी नहीं मिलता है। देन स्टेट्स का कहना है कि देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि बहुत सारे स्टेट्स जो है दे आर गेटिंग मच लेस लेस बैक फॉर देयर टैक्स कंट्रीब्यूशन देन अदर्स, मतलब कि अगर आपने ज्यादा टैक्स कंट्रीब्यूशन किया है तो भी आपको कम मिल रहा है, तो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। तीसरा स्टेट का कहना है कि देयर इज अ लैक ऑफ कंट्रोल, मतलब स्टेट्स का कोई से ही नहीं है सेस सरचार्ज फंड में कैसे वो यूज होंगे, कैसे वो मिलेंगे, तो दैट इज अगेन अ इशू। तो अब किया क्या जाए, किया पहले बैकग्राउंड बता दूं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टैक्स कैसे शेयर होगा ये सेंटर स्टेट के बीच में बताता है ना। और इसके अलावा 280 आर्टिकल 280 में एक बॉडी है फाइनेंस कमीशन, जो कि रिकमेंड करती है शेयर कंसीडरिंग वेरियस फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन, इनकम, एफिशिएंसी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे हालांकि कौन कौन से फैक्टर्स वो देखती है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनेगा। यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर पूछेगा कि इसमें कौन सी चीज है, कौन सी चीज। लास्ट ईयर भी पूछा था मेरे हिसाब से, है ना। तो करंट सिस्टम जो है ये फेवर करता है स्ट्रॉन्ग सेंटर को, फेडरलिज्म जो है, लेकिन वो कहता है कि भैया डिस्ट्रीब्यूट करो, बट स्टिल इट फेवर्स द सेंटर। तो अब पोटेंशियल सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? ऑथर ने इस आर्टिकल में बताया कि भाई पोटेंशियल सोल्यूशन ये है कि सेस और सरचार्ज का कुछ पोर्शन आप स्टेट्स के साथ शेयर करना शुरू कर दो। इसके अलावा इंक्रीज द वेटेज फॉर एफिशिएंसी इन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना पैसा स्टेट्स के बीच में, तो उसमें एफिशिएंसी का वेटेज बढ़ा दो ताकि जो एफिशिएंट स्टेट्स उनको ज्यादा मिलने लगे, है ना। इसके अलावा रिलेटिव स्टेट जीएसटी कंट्रीब्यूशन को भी एक क्राइटेरिया रखा जाए कि भैया कौन सा स्टेट कितना जीएसटी कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर ज्यादा कंट्रीब्यूट करे तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है ना। एंड एक फॉर्मल अरेंजमेंट बनाओ फॉर स्टेट पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, ठीक है, इन फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क। तो फाइनेंस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन में और उसकी वर्किंग में स्टेट्स का रोल थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो देखो आप ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके मेजरली हम ध्यान रखें, तो जैसे इनकम डिस्टेंस रखा गया है, मतलब इनकम डिस्टेंस मतलब टॉप से जो बॉटम है उसके बीच में कितना क्या रहेगा, उसको बेसिस पे उसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है 45% का, तो इनकम डिस्टेंस को दिया गया है, ठीक है ना। अब पॉपुलेशन सेंसस 2011 का 15% वेटेज है 15th फाइनेंस कमीशन में। 1971 वाले का एक भी वेटेज नहीं, पहले था 14वीं फाइनेंस कमीशन तक था उसका वेटेज, लेकिन 15वीं फाइनेंस कमीशन में 71 वाले का नहीं है और 11 सेंसस का वेटेज है, ठीक है ना। तो अगर अगर आपसे देखो एक तरीके से क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि 14th और 15th में कॉमन कौन थे, 14th एंड 15th में अलग कौन है, या 15th बस का अकेला क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ऐसा भी पूछ सकता है ना। तो इनकम डिस्टेंस दोनों में था, 14 15 दोनों में था इनकम डिस्टेंस, लेकिन इनकम डिस्टेंस 50% था 14th में और 15 वाले में 45% है। फिर पॉपुलेशन सेंसस 1971 केवल 14 वाले में था, 15 वाले में नहीं है। 2011 का सेंसस पॉपुलेशन 14th में भी था, 15th में भी था। 14 में 10% था, यहाँ पे 5% वेटेज बढ़ा दिया, जो इनकम डिस्टेंस का घटाया है वो यहाँ पे बढ़ा दिया है। एरिया, फिर एरिया का दोनों में था, 15-15 ही था। फॉरेस्ट कवर का 14 में था, 15 में नहीं थे, देखना फॉरेस्ट कवर का 14 में था, 15 में नहीं है। अब फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का 14 में नहीं था, 15 में कर दिया 10%। फॉरेस्ट कवर नहीं है लेकिन फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी जरूर है, ठीक है ना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स का किसी में नहीं है, फिजिकल डिसिप्लिन का किसी में नहीं है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का 15th में है, 14th में नहीं है। टैक्स एफर्ट का 14 में नहीं है, 15 में है ना। टैक्स एफर्ट एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, दीज आर द क्राइटेरियाज फॉर द फाइनेंस कमीशन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अच्छा, ये लाइवमेंट का एक आर्टिकल है, क्वाइट डिप्लोमेसी फॉर इंडिया, इंडिया कतर रिलेशन के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। क्वाइट डिप्लोमेसी किस चीज को कहा गया है? क्वाइट डिप्लोमेसी का मतलब है बिहाइंड द सीन एफर्ट जो लगाए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टू सिक्योर द रिलीज ऑफ द 8 इंडियन नेशनल्स इम्प्रिजन्ड इन कतर विदाउट रिजॉर्टिंग टू एनी पब्लिक प्रोनाउंसमेंट और थ्रेट्स। तो ये क्वाइट डिप्लोमेसी बोला गया है।
और क्वाइट डिप्लोमेसी के दो तरीके होते हैं कि डिस्क्रीट कम्युनिकेशन, मतलब कि आप जब बातचीत करो, निगोशिएशन करो, तो पब्लिक में उसके बारे में कुछ ना आए, है ना, फाइनल रिजल्ट दिखे पब्लिक को, तो डिस्क्रीट कम्युनिकेशन। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि कतर के केस में प्राइम मिनिस्टर पर्सनली इन्वॉल्व थे, तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। इसके अलावा इकोनॉमिक लेवरेज की बात की गई है, जैसे कि 78 बिलियन डॉलर की एलएनजी डील की गई है इंडिया और कतर के बीच में, 78 बिलियन डॉलर की एलएनजी डील, तो वो भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है इस तरह के रिलीजेस में, है ना, ऐसे टाइम पे मेजर इकोनॉमिक डील्स जो है। देन फोकस ऑन रेजोल्यूशन, जो सीरियसनेस रहती है, दे एम्फसाइज ऑन द सोल्यूशन रादर देन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, है ना। क्वाइट डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये सारे एफर्ट्स लिए गए थे, एंड उसके बेसिस पे जो कतर से हमने अपने नेशनल सिस्टम को छुड़ा करके लाए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यहाँ पे इकोनॉमी पेज में एक न्यूज आर्टिकल जरूर आया है एफएसडीसी के रिगार्डिंग, इलीगल लैंडिंग एप्स ऑन द एफएसडीसी राडार। तो जो ऐसे एप्स हैं जो इलीगल लैंडिंग कर रहे हैं, है ना, पैसा दे करके लोगों को फंसा देते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो एफएसडीसी यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन है वो इसको देख रहा है। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म काउंसिल है, शायद कॉर्पोरेशन नहीं है। लेट्स सी दैट एज वेल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, हाँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो इट इज द एपेक्स लेवल फोरम, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2010 में, दिसंबर 2010 में। एफएसडीसी स्टैट्यूटरी नहीं है, इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नो फंड्स आर सेपरेटली एलोकेटेड टू दिस काउंसिल फॉर अंडरटेकिंग इट्स एक्टिविटीज। It is objective is to strengthen and institutionalize the mechanism for maintaining financial stability, इंटर-रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। कंपोजिशन की बात करें तो चेयर इसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया करता है। इसके मेंबर्स में फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर जैसे आरबीआई के हेड, एसएबी के, पीएफआरडीए, आईआरडीए, एफएमसी, इनके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये सब इसके मेंबर रहते हैं। काउंसिल इनवाइट कर सकती है टू इट्स मीटिंग एक्सपर्ट्स आल्सो इफ रिक्वायर्ड। एंड फंक्शंस की बात करें तो ये जो मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन होता है इकोनॉमी का, वो किया जाता है इसके द्वारा कि कोई ऐसा चीज तो नहीं हो रहा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खराब कर दे। इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, जो रेगुलेटर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है वो करने का काम करता है। फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट इश्यूज देखता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इसका फोकस रहता है। इसके अलावा इसकी कुछ सब कमिटीज भी हैं, जैसे कि चेयरमैनशिप ऑफ गवर्नर आरबीआई के अंदर एक सब कमेटी बनाई जाती है जो कि डिस्कस करती है, डिसाइड करती है द रेंज ऑफ इश्यूज जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।